Hello everyone, today I'm going to present on haploid and double haploid technology in crop improvement. इसमें जो कंटेंट रहेगा वो ये सब है जो मैं आगे डिस्कस करूँगी। अब मैं इस टॉपिक का बेसिक कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करूँगी। सबसे पहले समझते हैं हैप्लॉइड्स क्या होते हैं। हैप्लॉइड्स वो इंडिविजुअल्स होते हैं जिनके पास सिर्फ गैमेटिक क्रोमोसोम नंबर होता है, यानी N। ये नेचुरली भी मिल सकते हैं लेकिन बहुत रेयर होते हैं और यूजुअली स्टेराइल होते हैं। अब बात करते हैं डबल हैप्लॉइड्स या डीएच प्लांट्स की। ये असल में हैप्लॉइड प्लांट होते हैं जिनके क्रोमोसोम आर्टिफिशियली या कभी कभी स्पॉन्टेनियसली डबल कर दिए जाते हैं। इस प्रोसेस के बाद प्लांट कम्प्लीटली होमोजाइगस हो जाता है, मतलब हर लोकस पर 100% सेम अलील्स होते हैं। अब प्रॉब्लम क्या थी ट्रेडिशनल ब्रीडिंग में? नॉर्मली ब्रीडर्स को नियर होमोजाइगोसिटी अचीव करने के लिए 6 से 8 जनरेशन तक सेल्फिंग करनी पड़ती थी। ये प्रोसेस स्लो और टाइम कंज्यूमिंग होता है, लेकिन डबल हैप्लॉइड टेक्नोलॉजी का सॉल्यूशन ये है कि हम एक ही जनरेशन में कंप्लीट जेनेटिक प्योरिटी अचीव कर सकते हैं। इसी वजह से ये टेक्निक मॉडर्न क्रॉप इम्प्रूवमेंट में बहुत पावरफुल टूल मानी जाती है। हिस्ट्री की बात करें तो इन 1922 में धतूरा में नेचुरल हैप्लॉइड्स रिपोर्ट किए गए थे। इन 1964 में गुहा और माहेश्वरी ने धतूरा इनॉक्सिया में एंथर कल्चर के थ्रू हैप्लॉइड प्लांट सक्सेसफुली प्रोड्यूस किया। ये प्लांट टिश्यू कल्चर में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन था। बाद में 1970 में बार्ले में बल्बोसम मेथड डेवलप हुआ, जिसमें क्रोमोसोम एलिमिनेशन के थ्रू हैप्लॉइड्स प्रोड्यूस किए गए। तब से लेकर आज तक डबल हैप्लॉइड्स टेक्नोलॉजी क्रॉप इम्प्रूवमेंट में एक पावरफुल टूल के रूप में यूज़ की जा रही है, क्योंकि ये बहुत कम समय में प्योर लाइन्स डेवलप करने में मदद करती है। अब मैं बात करूँगी कि इन विट्रो एंड्रोजेनेसिस, जिसे मेल रूट भी कहा जाता है, ये लेबोरेटरी में यूज़ होने वाली सबसे कॉमन टेक्निक है, जिसमें हम मेल गैमेटोफाइट्स यानी पोलन से हैप्लॉइड प्लांट डेवलप करते हैं। इसके दो मेन मेथड होते हैं। पहले है एंथर कल्चर। इस मेथड में पूरे एंथर को इंडक्शन मीडिया पर प्लेस कर दिया जाता है। ये मेथड कंपैरेटिवली सिंपल होता है परफॉर्म करना, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम होती है। कभी कभी सोमेटिक टिश्यू से डिप्लॉयड कैलस बन सकता है जो अनवांटेड होता है। दूसरा मेथड है आइसोलेटेड माइक्रोस्कोप कल्चर। इसमें माइक्रोस्पोर को एंथर से अलग करके डायरेक्टली कल्चर किया जाता है। ये मेथड ज़्यादा प्रिसाइज होता है और सोमेटिक कंटामिनेशन का रिस्क कम हो जाता है। अब अगर मैकेनिज़्म की बात करें, नॉर्मली माइक्रोस्पोर का डेवलपमेंट गैमेटोफाइटिक पाथवे फॉलो करता है, मतलब पोलन बनता है। लेकिन जब हम स्ट्रेस ट्रीटमेंट देते हैं, जैसे कोल्ड शॉक या हीट शॉक, तो उसका डेवलपमेंटल पाथवे शिफ्ट हो जाता है गैमेटोफाइटिक से स्पोरोफाइटिक पाथवे में, और इस तरह पोलन की जगह एम्ब्रियो डेवलप होने लगता है। अब मैं बात करूँगी कि विट्रोगाइनोजेनेसिस की, जिसे फीमेल रूट भी कहा जाता है। ये टेक्निक तब यूज़ की जाती है जब एंड्रोजेनेसिस एफिशिएंट नहीं होता या कंप्लीटली फेल हो जाता है। इस मेथड में हम अनफर्टिलाइज्ड ओव्यूल्स, ओवेरीज या फ्लावर बर्ड्स को कल्चर करते हैं, यानी ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से हैप्लॉइड प्लांट डेवलप करने की टेक्निक है। इसका एप्लीकेशन कुछ इंपॉर्टेंट क्रॉप्स में बहुत क्रिटिकल है, जैसे शुगर बीट, अनियन और सनफ्लावर। अगर एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात करें, इस मेथड में एंड्रोजेनेसिस के कंपैरिजन में एल्बिनो प्लांट्स कम बनते हैं, जो एक एडवांटेजेस है। लेकिन इसका इंडक्शन फ्रीक्वेंसी जनरली लो होता है, यानी सक्सेसफुल हैप्लॉइड प्रोडक्शन का रेट कम हो सकता है। अब बात करते हैं इन विवो टेक्निक्स, स्पेसिफिकली वाइड हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। इस मेथड में हैप्लॉइड्स प्रोड्यूस किए जाते हैं इंटरस्पेसिफिक क्रॉसेस के थ्रू, यानी दो डिफरेंट स्पीशीज़ को क्रॉस करके। इस प्रोसेस में एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है जीनोम एलिमिनेशन, मतलब क्रॉस होने के बाद एक पेरेंट का जीनोम अर्ली डेवलपमेंट के दौरान एलिमिनेट हो जाता है। इसका एक फेमस एग्जांपल है बल्बोसम मेथड। इसमें हम बार्ले को
उसके वाइल्ड रिलेटिव हॉर्डेम बल्बोसम के साथ क्रॉस करते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद इनिशियली हाइब्रिड एम्ब्रियो बनता है, लेकिन अर्ली एम्ब्रियोनिक माइटोसिस के दौरान आपका वाइल्ड स्पीशीज के क्रोमोसोम ग्रेजुअली एलिमिनेट हो जाते हैं। ये क्रोमोसोम एलिमिनेशन मेनली प्रोटीन इनकम्पैटिबिलिटी की वजह से होता है। अब क्योंकि एंडोस्पर्म प्रॉपरली डेवलप नहीं करता, एम्ब्रियो नेचुरली सर्वाइव नहीं कर पाता, इसीलिए हम एम्ब्रियो रेस्क्यू टेक्निक यूज़ करते हैं, यानी इमेच्योर एम्ब्रियो को आर्टिफिशियली आइसोलेट करके कल्चर मीडिया पर ग्रो करते हैं। इस तरह फाइनली हैप्लॉइड प्लांट ऑब्टेन हो जाते हैं। अब मैं बात करूँगी वीवो हैप्लॉइड इंड्यूसर्स के बारे में। इस टेक्निक में हम फील्ड कंडीशन में ही स्पेसिफिक जेनेटिक लाइंस का यूज़ करके हैप्लॉइडी इंड्यूस करते हैं। सबसे फेमस एग्जांपल है मैटरनल इंड्यूसर इन मेज। कुछ स्पेशल लाइंस जैसे स्टॉक 6SC म्यूटेशंस कैरी करती है, जैसे MLD या MTL, जो फर्टिलाइजेशन के दौरान एग सेल का प्रॉपर फर्टिलाइजेशन फेल कर देती है। इस सिचुएशन में एम्ब्रियो सिर्फ मैटरनल जीनोम से डेवलप होता है और इस तरह मैटरनल हैप्लॉइड प्लांट ऑब्टेन होता है। एक और एडवांस्ड अप्रोच है सेंट्रोमियर मेडिएटेड इंडक्शन। इसमें CENH3 नाम का सेंट्रोमियर प्रोटीन जेनेटिकली इंजीनियर किया जाता है। इस मॉडिफिकेशन की वजह से क्रोमोसोम एलिमिनेशन होती है और थ्योरेटिकली हम यूनिवर्सल इंड्यूसर लाइंस बना सकते हैं जो डिफरेंट स्पीशीज़ में भी काम कर सके। अब क्वेश्चन आता है हैप्लॉइड सीड को आइडेंटिफाई कैसे करें। इसके लिए एक मार्कर यूज़ होता है, आर नेवाजो मार्कर। अगर सीड का एंडोस्पर्म पर्पल कलर का है लेकिन एम्ब्रियो कलरलेस है तो वो हैप्लॉइड सीड होता है। इस तरह विजुअली ही हैप्लॉइड सीड को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। अब मैं बात करूंगी क्रोमोसोम डबलिंग मैकेनिज्म की। जैसे हमें पता है हैप्लॉइड प्लांट्स यूजुअली स्टेराइल होते हैं, इसीलिए उनकी फर्टिलिटी रिस्टोर करना ज़रूरी होता है, लेकिन इसके लिए हम क्रोमोसोम डबलिंग करते हैं ताकि हैप्लॉइड प्लांट को डिप्लॉइड बनाया जा सके। सबसे कॉमनली यूज़ होने वाला केमिकल है कॉल्चिसिन। कॉल्चिसिन एक एल्केलॉइड है जो ट्यूब्युलिन प्रोटीन से बाइंड करता है। इस वजह से माइक्रोट्यूब्यूल असेंबली रुक जाती है और माइटोसिस मेटाफेज स्टेज पर हाल्ट हो जाता है। रिजल्ट क्या होता है, क्रोमोसोम सेपरेट नहीं होते और एक ही सेल में क्रोमोसोम नंबर डबल हो जाता है, यानी 2n न्यूक्लियस फॉर्म हो जाता है। एप्लीकेशन के लिए कॉल्चिसिन को अलग अलग तरीक़ों से यूज़ किया जा सकता है, जैसे सीड सोकिंग, सीडलिंग डिपिंग या डायरेक्टली क्राउन रीजन में इंजेक्शन। कॉल्चिसिन के अलावा कुछ अल्टरनेटिव एजेंट्स भी यूज़ होते हैं, जैसे ओरिजालिन एंड ट्रिफुरालिन, जो कंपैरेटिवली कम टॉक्सिक होते हैं और सेफ़र ऑप्शन माने जाते हैं। अब मैं बात करूंगी इस टेक्नोलॉजी की इम्पोर्टेंस इन क्रॉप इम्प्रूवमेंट के बारे में। सबसे पहला एडवांटेजेस है इंस्टेंट इनब्रीड लाइंस। डबल हैप्लॉइड टेक्नोलॉजी ब्रीडिंग साइकिल का बहुत शॉर्ट जो आपका ब्रीडिंग साइकिल है उसको बहुत शॉर्ट कर देती है। जहाँ ट्रेडिशनल ब्रीडिंग में 6 से 8 जनरेशन लगती है, वहाँ डबल हैप्लॉइड टेक्नोलॉजी से एक ही जनरेशन में कम्प्लीटली होमोजाइगस इनब्रीड लाइंस मिल जाती है। ये हाइब्रिड सीड्स प्रोडक्शन के लिए बहुत यूज़फुल है। दूसरा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है जेनेटिक मैपिंग। डबल हैप्लॉइड पॉपुलेशन जेनेटिकली स्टेबल होती है, इसलिए इन्हें इमॉर्टल पॉपुलेशंस भी कहा जाता है। ये क्वांटिटेटिव ट्रेट लोकाई यानी QTL मैपिंग के लिए आइडियल होते हैं। तीसरा पॉइंट है रिसेसिव ट्रेट एक्सप्रेशन। क्योंकि डबल हैप्लॉइड लाइंस कम्प्लीटली होमोजाइगस होती है, इसमें डोमिनेंट अलील्स रिसीव ट्रेट को मास्क नहीं करते, इसीलिए अगर कोई रिसेसिव म्यूटेशन है जैसे हर्बिसाइड रेसिस्टेंस तो वो इमीडिएटली विजिबल हो जाता है। और फाइनली ये टेक्नोलॉजी स्पेशल यूज़फुल है उन स्पीशीज़ में जो सेल्फ इनकम्पैटिबल है या हाईली हेटेरोजाइगस होती है। उसमें डिज़ायरेबल ट्रेट्स को फिक्स करना नॉर्मली डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन डबल हैप्लॉइड टेक्नोलॉजी से ट्रेट्स को परमानेंटली फिक्स किया जा सकता है। अब मैं बात करूँगी इस टेक्नोलॉजी की लिमिटेशंस और चैलेंजेस के बारे में। सबसे पहला चैलेंज है जीनोटाइप स्पेसिफिसिटी। हर जीनोटाइप
टिश्यू कल्चर में इक्वली रिस्पॉन्ड नहीं करता। कुछ एलाइट ब्रीडिंग लाइंस बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं देती। इन्हें रिकैल्सिट्रेंट लाइंस कहा जाता है। यह डबल हैप्लॉइड प्रोडक्शन को डिफ़िकल्ट बना देता है। दूसरा मेजर प्रॉब्लम है एल्बिनिज़म, स्पेशली सीरियल्स या एंड्रोजेनेसिस में के दौरान। इस कंडीशन में प्लांट्स क्लोरोफिल डेवलप नहीं करते, इसलिए वो ग्रीन और फोटोसिंथेटिकली एक्टिव नहीं होते। ऐसे एल्बिनो प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाते, जो ब्रीडिंग प्रोग्राम के लिए लॉस है। तीसरा चैलेंज है क्रोमोसोम डबलिंग एफिशिएंसी। जो केमिकल यूज़ किए जाते हैं जैसे कॉलचिसिन, वो टॉक्सिक हो सकते हैं और कभी-कभी डबलिंग कंप्लीट नहीं होती या फर्टाइल 2n प्लांट ऑब्टेन नहीं होते। इसलिए ऑल्दो डबल हैप्लॉइड टेक्नोलॉजी पावरफुल है, लेकिन प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन में कुछ बायोलॉजिकल और टेक्निकल हर्डल्स भी एग्जिस्ट करते हैं। सो थैंक यू।